बहुत दिनों बाद मुलाकात। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। साउंड काम नहीं कर रहा है क्या? देखना। हेलो 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 हेलो। हाँ, ठीक है। ये हटा। हाँ, इसको साइड में कर देना। ठीक है। आपका टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 9, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, बैच DI 12, लेक्चर नंबर 27। हाँ जी। सबसे पहले ये जो चैप्टर है आपका, पेपर के एंगल से अगर मैं बात करूं तो मान के चलो 8 मार्क्स तक आ सकता है। और कई अटेम्प्ट से इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट का फेवरेट चैप्टर कह सकते हो आपके कंपनीज एक्ट में। क्यों है? क्योंकि कोई भी कंपनीज होती है, जब भी आप ऑडिट करोगे या फ्यूचर में और भी चीजें होंगी, तो आप देखोगे अकाउंट्स से रिलेटेड। नाम में आपके क्योंकि चार्टर्ड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अकाउंट से आपका गहरा रिश्ता होना चाहिए। आई होप कि बना होगा भी। तो अब इस पूरे चैप्टर में लीगल एंगल देखा जाएगा कि अकाउंट्स में क्या क्या चीजें आएंगी। अगर एक कंपनी है, उसने अपने अकाउंट्स बना के सबमिट कर दिया है, ठीक, आरओसी को सबमिट कर दिया अपनी पूरी रिपोर्ट, तो बाद में क्या उसको रीओपन किया जा सकता है किसी केस में? थिंक अबाउट अ सिनारियो कि एक कंपनी है, उसने अपने अकाउंट्स आरओसी को सबमिट कर दिया, सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है अकाउंट्स। अब बाद में 3 साल बाद कुछ फ्रॉड निकल के आया, तो क्या गवर्नमेंट उसको रीओपन करवा सकती है जो कि 4 साल पहले का था? लेट से आज 2025 चल रहा है, 2021 में कुछ ऐसा निकल के आया फ्रॉड कि बाद में वो फाइल खोलनी पड़ी, तो क्या वो अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं? क्या रीओपन कर सकते हैं क्या? सोचो एक बार बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द चैप्टर कि ऐसे सिचुएशंस क्या अराइज होती होंगी क्या? क्या ऐसा सिचुएशन हो सकती है क्या कि हमने अकाउंट सबमिट किया, आरओसी को सबमिट किया, सारे डिटेल्स कंप्लायंस के बेस पे जो भी चीजें थी, बाद में कुछ ऐसा हुआ कि हमें ऐसा लगा कि यार कुछ गलत चला गया उसमें, और मैं उसको अब रिवीजन करना चाहता हूं, रिवाइज करना चाहता हूं। नहीं, हमें लगा देयर इज टू टाइप्स थिंग्स। एक में गवर्नमेंट अथॉरिटीज को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, अभी अकाउंट्स को रीओपन करेंगे, हम चेक करेंगे। दूसरे में हमें लग रहा है कि हमने कुछ गलत दे दिया, तो क्या हम उसको रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं क्या? दो सिचुएशन लॉ मेकर्स ने दिया है। एक, जब अथॉरिटीज आपको ओपन करने के लिए कह रहे हैं अकाउंट्स, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है, कुछ ऐसा वो उसको डाउट हो गया कि 4 साल पहले का, फिर वो आपका अकाउंट्स निकलवा रहा है कि डिटेल्स निकालो इनकी सारी, तो वो चेक करवा सकता है। दूसरा में आपको खुद लग रहा है कि आपने कुछ गलत दे दिया इंफॉर्मेशन, उसको मैं रिवाइज करवाना चाहता हूं, तो भी करवा सकते हो। पूरा चैप्टर देखो आप। ये चैप्टर पेपर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। जो भी बड़ा चैप्टर होता है उसको हम सेक्शन वाइज कंप्लीट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इस पूरे चैप्टर की, तो इसकी सेक्शन 128 से शुरू होता है और 138 पे फिनिश हो जाता है।
इस पूरे चैप्टर में आपने एक चीज सुना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, शॉर्टकट में जिसको बोलते हैं CSR। CSR इंपॉर्टेंट है या नहीं? पेपर के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए। पेपर के लिए तो बाद में पढ़ेंगे, लीगल एंगल इसका देखेंगे। अभी अभी मैं बता रहा हूं इस पूरे चैप्टर में, आप इस पूरे चैप्टर की जर्नी में किन किन चीजों से फेमिलियर हो गया। एक तो ये है जैसे अकाउंट्स ऑफ अ कंपनीज, चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंट्स ऑफ अ कंपनीज। कि जो ये अकाउंट्स मेंटेन होंगे वो कहां मेंटेन होंगे, किस जगह रखे जाएंगे वो अकाउंट्स? जनरली रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखे जाते हैं, राइट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिग्नेचर किसके होंगे? एनुअल रिटर्न पे सिग्नेचर किसके होंगे? बोर्ड रिपोर्ट पे सिग्नेचर किसके होंगे? ये सब क्वेश्चंस हैं। एक कंपनी है वो CSR प्रोजेक्ट कर रही है, तो उसके कंप्लायंसेस क्या होंगे? सेक्शन 135 के हिसाब से इसी चैप्टर में है वो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज के डेट में अगर मैं बात करूं एज अ CA, आप एज अ CA क्या जानते हो? CA क्या करता है? CA किस लिए जाना जाता है जनरली, बोलो जरा, चलो अपने विचार रखें। फाइनेंशियल एडवाइजर, ऑडिटर, टैक्स, टैक्स ऑडिट, फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल, पता नहीं, बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज, फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल एडवाइजरी, जो बोलो वही सही, ऑल ऑफ द अबव, फाइनेंशियल एडवाइजिंग, ठीक है, ठीक है। कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं करंट में इंडिया में? 4 लाख के आसपास, राइट? अगर इस क्लास का पूरा एवरेज ले लो तो मोस्टली ने सेम आंसर दिया है, यस और नो? फाइनेंशियल एडवाइजरी या टैक्स और ऑडिट के आसपास ही घूम रहे हो आप, राइट? ये अकेले आप ही घूम रहे हो या पूरा इंडिया घूम रहा है? थिंक अबाउट, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ध्यान दें मेरी बात पे, सबने सेम ही बात बोल रहे हो आप कि यही कर रहे हैं। क्या ये स्पेसिफिक है क्या कि आप यही काम करोगे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? क्या ये प्री डिफाइंड है क्या यही 2 काम करोगे आप, इसी बंधन बन जाओगे बस इतने लिमिटेड सेगमेंट में जहां पे ऑलरेडी स्टैब्लिश प्लेयर बैठे हुए हैं लाखों में? क्या यही 2 एवेन्यूज हैं आपके एज अ चार्टर्ड? फाइनेंस एंड ये टैक्स एंड ऑडिट। व्हाट डू यू थिंक? खतरा लग रहा है आपको टीचिंग पे? टीचिंग तो अलग चीज, देखो एक बात बताता हूं आपको, टीचिंग क्या है? टीचिंग एक एवेन्यूज हो सकता है, बट ये है कि तुम उसमें इंटरेस्ट तुम्हारा हो कि 7 घंटे बाद भी दुगनी एनर्जी से घर जाओ। समझ में? रात में 8 बजे कोई मीटिंग करे तुमसे तो वो भी पागल हो जाए, इतनी भयानक एनर्जी कहां से आ गई, ठीक है? वरना फिर डल डल चेहरा, फिर वो नहीं। आप ध्यान दें, मैंने बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मेरे करंट में फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको देखा यार वो CA तो करके ना तो वो टैक्स का काम कर रहे हैं, ना वो ऑडिट कर रहे हैं, ना वो फाइनेंस कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा फिर कर क्या रहे हैं? वो सिर्फ CSR के प्रोजेक्ट उठा रहे हैं। किसके प्रोजेक्ट उठा रहे हैं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इस सेक्शन में है 135 में, इसमें पढ़ोगे बहुत डिटेल में आप। और मैं शॉक हो गया उनकी इनकम देख के, CSR के प्रोजेक्ट उठा के दुनिया भर के पैसे। क्योंकि आपको भी पता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज है CSR के लिए स्पेंडिंग का कई कई कंपनी कई 100 करोड़ खर्च होते हैं, अलग अलग है। जैसे क्लास नोट की बुक है किसी के पास? नोट्स हैं क्या क्लास नोट्स के? आप देखना उस बुक के पीछे क्या लिखा रहता है। उन नोट्स के पीछे लास्ट में एक लाइन लिखी होती है, कितना रुपए अगर तुम पे करते हो, मतलब हर जो बुक तुम खरीदते हो तो 1 रुपए हम कितना CSR को देते हैं, लिखा होता है। कई बार आपने देखा होगा, उसमें पढ़ो, उसमें लिखा है, लिखा हुआ है। पहले क्लास नोट्स ये चीज लिखता था उसमें, ITC, कि जो भी बुक खरीदोगे आप, जैसे ही उनके नोट्स खरीदे आपने, तो वो 1 रुपए या 2 रुपए जो भी लिखते थे, कितना हम
सीएसआर के प्रोजेक्ट में देते थे, पहले ये दिखाते थे, वो लिख लिख के आता था प्रॉपर, है अभी हटा रखा है, पहले उन लिख के आता था। तो उससे क्या होता था कि लोग देते, अच्छा ये तो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक काम करो इन्हीं की नोट्स खरीद लो। तो सीएसआर का जो प्रोजेक्ट है, अब क्या होता है इसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनको हम यूज करते हैं और गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है। एक कंपनी को गवर्नमेंट लाइसेंस देती है सोसाइटी में ऑपरेट होने के लिए, अगर सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसको फुलफिल नहीं करेगी तो क्या कंपनी बनेगी या बाहर हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है। तो सीएसआर का एक कॉन्सेप्ट लाया कि तुम इस कंट्री में पैसा कमा रहे हो, कंपनी को बोला, कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, राइट, कह रहे कि कंपनी तुम इंडिया में पैसे कमा रहे हो, तुम यहां पे सारा कुछ कर रहे हो, प्रॉफिट्स ले रहे हो, तो एक काम करो, कुछ यहां के सोसाइटी के भले के लिए भी तुम काम करके जाओ, जिसको लीगल रूप दे दिया गया, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीन वर्ड्स हैं, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? जैसे हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे कंपनी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्शन 135, उसमें पूरा डिटेलिंग दिया जाएगा आपको, आपको बताया जाएगा पूरे सेक्शन में कि कब कंपनीज को कितना पैसा खर्च करना है, कब नहीं करना है, कहां करना है, किस ऑब्जेक्ट के लिए करना है, कौन से पर्पस के लिए करना है, ये सारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर का पार्ट होगा। और आने वाले टाइम में ये चीजें और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। जैसे मैं कई एवेन्यूज बताता हूं आपको, टैक्सेशन, ऑडिट, इन सब के अलावा एक सीए का, जैसे फ्यूचर में सीएसआर वाला जो प्रोजेक्ट है ये और बढ़ेगा, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ेंगी। कार्बन अकाउंटिंग, सस्टेनेबल अकाउंटिंग, ईएसजी, ईएसजी मतलब ई से एनवायरमेंट, एस से सस्टेनेबिलिटी, जी से गवर्नेंस, ईएसजी, ये वाला ये फ्यूचर है, ये बढ़ने वाला आके 5 साल बाद यही फ्यूचर होगा आने वाले टाइम में। डरोगे तो नहीं एक सेंटेंस बोलूं तो? सोच लेना, दिल में पत्थर रख रहा हूं इसलिए पत्थर रख लेता हूं पहले, अब बोलता हूं। कितने लोगों ने अपनी आंखों के सामने पिछले 3 से 4 सालों में ये देखा कि इंसानों की जगह जो अकाउंटेंट काम करते थे वो सॉफ्टवेयर जगह ले चुके हैं? एक बच्चा कह रहा है कहां ले चुके हैं, जल्दी बताना। सॉफ्टवेयर ले रहे हैं कि नहीं? मैं नहीं कह रहा पूरी तरीके से वाइप आउट कर दे रहे हैं, बट क्या ये है या नहीं? अभी मैं नहीं बोल रहा हूं सीए द प्रोफेशन ऑफ सीए इज नॉट ओनली टू साइन, मतलब बहुत छोटी बात बोल दी आपने। सीए प्रोफेशन तो बहुत बड़ी चीज है। अभी बताता हूं आईसीआई प्रेसिडेंट ने क्या बोला था अभी कुछ टाइम पहले ही। पहले बताओ ये देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो आप लोग? कई जगह आप जाते होगे तो आपने देखा होगा उस शॉप में जो जो गल्ले पे बैठता है ना, वो अंकल जी जिनको आप स्कैन करके पे करते हो, तो आप देखो वो कई बार खुद भी करते रहते हैं। डाल दिया, अब देखना वहां पीछे एक ऐप चल रहा होगा, सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, उसी पे सब कुछ कर देते हैं। और देखोगे तो अकाउंटेंट भी नहीं रख रहे हैं वो तो। और वीक में एक कॉन्ट्रैक्ट रख लेते हैं, वीक में 1 दिन या 2 दिन 3 दिन जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो बंदा आके देख के चला जाता है। परमानेंट अकाउंटेंट भी जा रहे हैं अब। पावर ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में सारी चीजें डली हुई है। और ये कम होगा या ज्यादा होगा आने वाले टाइम में? ज्यादा होगा ना। देखो अब आपकी बात पे आता हूं। आपने कहा अकाउंट, जहां अकाउंटेंट का काम खत्म हो जाता है वहां से चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम शुरू होता है। क्या होता है? शुरू होता है। आपको एज अ सीए एक्चुअल में आपको अकाउंट्स बनाने के लिए नहीं बोला जाता है। अकाउंट्स काम है अकाउंटेंट का या सॉफ्टवेयर्स का। हमारा काम क्या है? हमारा काम है उस पर चेक करना कि एएस सही से अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ। क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और बहुत सारी चीजें, लीगल कंप्लायंसेस, ये सारी चीजें, टैक्स प्लानिंग, बहुत सारी चीजें। ये तो वो जो जनरल चीजें आप सुनते आए हो, ये वो मैं बोल रहा हूं।
इसके अलावा सीए से रिलेटेड उसकी बहुत सारे एवेन्यूज हैं और फ्यूचर में और बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आपने आपको कंसंट्रेट कर लिया आपने एक पे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी लाइफ में। यू आर नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर गोइंग टू बिकम अ ग्लोबल कंसल्टेंट। भाई कम ऑन, क्या बनने जा रहे हो? ग्लोबल कंसल्टेंट। क्या? ग्लोबल कंसल्टेंट। तुम्हारे लिए एक सर्विस नहीं है कि तुम अकाउंटिंग और इस पे बस बैठे रहो, टैक्सेशन लेके बैठे रहो। ग्लोबल कंसल्टेंट ये तो है ही है तुम्हारा, इसके अलावा भी चीजें हैं। और उसमें ही एक पार्ट आता है सीएसआर का, बहुत मोटा पैसा, मोटा चैन कमाया जाता है इसमें। तो देखो, और ये लाइमलाइट में ज्यादा नहीं, ज्यादा सीएस जाते नहीं है इसमें, क्योंकि उनको किससे फुर्सत नहीं है। ऑडिट टैक्स, अब उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, सराउंडिंग्स होती हैं, वहां हम यही चीजें देखते हैं। अब वो जो फील्ड है वहां वो जाना पसंद नहीं करते, कम जाते हैं। लेकिन जो जाता है और ढंग से लगता है तो वो उसके अलावा कोई काम ही नहीं करता। साल के कुछ प्रोजेक्ट्स पकड़े सीएसआर के, सीएसआर फंडिंग करवाई, एग्जीक्यूशन करो, बहुत पैसा है, करवाया अपना ठीक ठाक, उठाया अमाउंट, साल का 20-25 करोड़ साइड हुआ। एक बच्चा कह रहा कम है सर 20-25 करोड़, तो कम है तो फिर थोड़ा सा आगे जाओ, एंटरप्रेन्योर बन जाओ अमन गुप्ता की तरह, बोल दो हम भी बना लेंगे तुम्हारी तरह कंपनी, तो वो अलग बात हो गई। बट एवेन्यूज है। और हमारा काम क्या है इस चैप्टर में, सेक्शन 135 जो लिखा गया है वो सिर्फ ये कि इसके कंप्लायंसेस क्या होंगे, यहां हम पढ़ेंगे कंप्लायंसेस। इस चैप्टर में देखेंगे कि एक कंपनी के ऊपर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे एप्लीकेबल होता है, कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल हो, कितना खर्च करना होता है, वो लीगलिटीज क्या है। क्योंकि जब किसी कंपनी में जाओगे तो सीएसआर के ये लीगलिटीज आप उसको एडवाइस करोगे, उसको गाइड करोगे, जिस कंपनी में ये होगा, इसलिए यह हम पढ़ेंगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट और है इंटरनल ऑडिट का। किसका? इंटरनल ऑडिट। अच्छा, क्या आपने कभी ऐसा हुआ है लाइफ में, जैसे कभी फाइनल कुछ चेकिंग होने वाली होती है तो उससे पहले आप खुद ही अपना रूम चेक कर लेते हो ताकि पापा की एंट्री हो तो रूम एकदम सही रहे? जैसे बॉयज हॉस्टल में देखता था कई बार, बताऊं क्या बॉयज हॉस्टल वाली कहानी। हॉस्टल में क्या होता था, जैसे लड़कों के रूम में, तो जैसे कभी होता था पेरेंट्स आने वाले हैं, ठीक है, बता रहा हूं इंटरनल ऑडिट से कनेक्ट करूंगा इसको। जैसे ये होता था कि अभी पेरेंट्स आने वाले हैं, अब पेरेंट्स आने वाले हैं, अगर कि फादर आ रहे हैं भैया, तो पूरा माहौल बन जाता था हॉस्टल, मतलब उसके फादर आ, मतलब सबके फादर ही हैं, वो फादर साहब आ रहे हैं, तो पूरा सब रूम वूम डेकोरेट होगा सारे बच्चों का, मतलब उस फ्लोर पे जो 3-4 रूम होंगे बहुत डेकोरेटेड, और कोई मसाला नहीं मिलना चाहिए वहां रूम में कि अगर पापा किसी में बैठ गए तो उससे पहले क्या कहते हैं, सब अपने अपने रूम से बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं और सारे सब सेट करते हैं, पूरा रूम वूम साफ सुथरा हो गया। और अब ये हो गया, एक बार खुद साफ सफाई कर ली खुद से, सब कुछ अच्छे से देख लिया, सारी चीजें अपने प्लेस पे है, और सब बढ़िया सात्विक बन के बैठ जाते हैं रूम में। अब पापा की एंट्री होती है, पापा देखता रहे, वाह यहाँ तो बड़े धार्मिक बच्चे हैं, बड़े ही आध्यात्मिक बच्चे हैं ये तो, अरे ये तो सतयुग के हैं, लग रहा है ऐसा, कलयुग में तो लग ही नहीं रहे। नमस्ते अंकल नमस्ते, वहां पैर वैर छूते हैं, एकदम मत्था ही टेक देते हैं कई बच्चे तो, ठीक है। तो सारे बात होती है, बात होते होते फिर आगे जाते हैं, तो पापा कहते हैं अरे अरे अंकल बैठो ना, तो अंकल बैठ रहे हैं वहां पे, तो अब पापा बैठे हुए हैं, सब कुछ हो रहा, बात हो रहा, सब ठीक चल रहा है पढ़ाई। अरे अंकल क्या हुआ, पूरी रात पढ़ा हूँ, आंखें चढ़ गई हैं। ठीक, अच्छा बहुत पढ़ाई कर रहे हो बच्चे तुम लोग। अब क्या हुआ, सफाई में, सफाई करते करते कुछ चीज साइड में पड़ी हुई है, मतलब कबीर टाइप का रहा होगा कोई, कबीर सिंह टाइप का कोई बंदा, तो हल्का कुछ फेंक दिया साइड में, तो पापा की नजर ऐसे चली गई, ये क्या है, पापा समझ गए, तो बोला था ये क्या है, ये नशा कौन कर रहा है, नशा। तो अरे नहीं नहीं पापा, वो यहाँ पे सफाई करने एक बंदा आता है, पापा कह रहे हैं कि सफाई करने वाला नशा करते हुए सफाई करता है यहाँ पे, ठीक है। एक बच्चा तो उसमें बोल रहा था, अरे अंकल ये अगरबत्ती का टुकड़ा है वो अगरबत्ती का टुकड़ा है,
तो पापा कह रहे मैं अगरबत्ती डेली जलाता हूं बेटा। नहीं नहीं अंकल, वो धूप बत्ती, कलरफुल धूप बत्ती, ऑरेंज शेड में होती है नीचे से। तो अब सब लोगों ने देखा था, अब ये होगा, मामले को कवर किया, लेकिन पापा को तो पता चल ही गया। और फिर उसके बाद पापा ने कहा एक काम करो, तुम हॉस्टल से सीधा घर चलो। घर ले गए, और घर ले जाते ही तुमने मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी, परंपरा, अनुशासन, सब कुछ। और वहां पे उसकी अच्छी खातिरदारी पापा ने कर दी और कहा आज के बाद तुम हॉस्टल नहीं जाओगे और पढ़ाई जो करना है कहां से करोगे, घर से। वैसे कोविड के बाद भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ये तो रियल लाइफ में है कि आजकल ऐसे हो जाता है कई बार, लेकिन जब यही काम कंपनीज के केस में होता है, कंपनीज में कोई ऑडिट होती है, एक फाइनल ऑडिट होती है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो आता है कंपनी में, उससे पहले कंपनी अपनी ऑडिट खुद करवा लेती है इंटरनली कि भैया एक बार तुम खुद ही पूरा इंटरनल ऑडिट कर लो, अंदर ही चेक कर लो सारी चीजें। इससे फायदा क्या होगा, जब इंटरनल ऑडिट कंपनी खुद से करवा लेगी इंटरनल ऑडिट, तो बाद में कोई बड़ी प्रॉब्लम बाद में पकड़ी जाने वाली होगी, उससे पहले हम खुद ही समझ जाएंगे, उसको हम करेक्ट कर लेंगे, ताकि क्योंकि जब वो ऑडिटर पकड़ेगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। दिस इज द रीजन दैट सेक्शन 138 दैट मींस इंटरनल ऑडिट का सेगमेंट सिलेबस में आया है और लॉ मेकर्स ने इस प्रोविजन रखा इंटरनल ऑडिट का, कि बाहर ऑडिट होने से पहले इंटरनली आप उस चीज को पहले से ही काम उसका कर लें। अब इंटरनल ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है पेपर के एंगल से कितना इंपॉर्टेंट है, मैं देखो पेपर के एंगल से मैं चीजें नहीं पढ़ाता हूं, मैं लाइफ के एंगल से चीजें पढ़ाता हूं, क्योंकि आई डू बिलीव अ सिंगल पीस ऑफ पेपर इज नॉट गोइंग टू डिफाइन योर करियर, रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू डिफाइन योर करियर। हो सकता है कि आप सीए ना बने, लेकिन 100 सीए आपके अंदर काम करें फ्यूचर में। तो इसमें नहीं, मैं काबिलियत मानता हूं हर बंदे में होती है, बस ये है कि कौन कितना किस हिसाब से पढ़ रहा है। अब ये जो इंटरनल ऑडिट है, फाइनल ऑडिट से पहले आपने ऑडिट करा लिया, इंटरनली ऑडिट करा लिया, ताकि फ्यूचर में जब स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग हो तो उसमें आप कम प्रॉब्लम आपके साथ आए, जो बड़ी बड़ी चीजें निकलने वाली थी वो पहले ही आपने निकाल के उस पर करेक्ट कर लिया, ताकि आप फ्यूचर में पेनल्टीज, प्रोविजन और बहुत सारी चीजें उससे आप बच सको। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि ये जो सेक्शन 138 है इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट कौन सी कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड होती है, कौन सी कंपनीज को इंटरनल ऑडिट करवाना होता है और कौन सी कंपनी में कौन इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरनल ऑडिटर बन कौन सकता है किसी कंपनी में। तो कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि इंटरनल ऑडिटर 3 लोग बन सकते हैं। कौन कौन से? एक तो सीए बन सकता है, दूसरा कॉस्ट अकाउंटेंट, जानते हो कॉस्ट अकाउंटेंट? पुलिस को सब जानते हैं, रॉ को कोई नहीं जानता, RAW। कॉस्ट अकाउंटेंट मतलब रॉ। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिटर बन सकता है कंपनी का, कॉस्ट अकाउंटेंट भी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है कंपनी का, लेकिन ये दोनों के लिए कंडीशन है, कोई जरूरी नहीं कि ये लोग प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हो। कंपनी के अगर एम्प्लॉइज हो वो भी बन सकते हैं। सपोज दैट एक कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी में अपॉइंटेड है एज एन एम्प्लॉय, तो वो भी बन सकता है क्या? इंटरनल ऑडिटर। तीसरा, लॉ ने एक ओपन विंडो रखी है अपने लिए। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है अदर प्रोफेशनल्स एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड, कि अगर बोर्ड चाहे, बोर्ड और डायरेक्टर्स चाहे, तो अदर प्रोफेशनल्स को भी इंटरनल ऑडिटर बनाया जा सकता। अदर प्रोफेशनल मतलब कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, MBA वगैरह, IIMs वाले, इन लोगों को भी क्या बनाया जा सकता है? इंटरनल ऑडिटर। तो 3 चीजें हैं। हु कैन बिकम इंटरनल ऑडिटर? क्वेश्चन, CA, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड अदर प्रोफेशनल्स। ये लाइन लिख सकते हो। क्वेश्चन है कि क्या ये जो CA, ये जो CMA है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, क्या ये जरूरी प्रैक्टिस में होने चाहिए? नो, प्रैक्टिस में हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कंपनी में अगर कोई CA अपॉइंटेड है एज एन एम्प्लॉय, तो वो इंटरनल ऑडिटर बन सकता है? क्या कंपनी में अगर कोई कॉस्ट अकाउंटेंट
अपॉइंटेड है एज एन एम्प्लॉय, तो क्या वो बन सकता है क्या? यस। तो पहला क्वेश्चन है इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता? हु। 3, सीए, सीएमए, तीसरा एनी अदर प्रोफेशनल प्रेस्क्राइब बाय द ऑथोराइज बाय द बोर्ड, राइट? ये जो प्रोफेशनल्स हैं, सीए, सीएमए, ये क्या एम्प्लॉय होने चाहिए? हो भी सकते, नहीं हो सकते, कोई प्रैक्टिस में हो या ना हो चलेगा। एक क्वेश्चन तो आपने तैयार कर लिया। दूसरा क्वेश्चन आता है कौन बन सकता है, ये तो आपने बताया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंपनी को इंटरनल ऑडिटर रखना या अपॉइंट करना मैंडेटरी होगा? मैंडेटरी होगा मतलब कंपलसरी होगा। ये वो क्लासेस ऑफ कंपनीज हैं जिनको इंटरनल ऑडिटर रखना ही रखना है। और ध्यान रखना, ये हमेशा बड़ी कंपनीज होंगी। कौन सी कंपनीज होंगी? बिग कंपनीज होंगी। अच्छा एक बात बताओ, जो बड़ी कंपनीज हैं क्या उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है? पब्लिक के हित इन्वॉल्व नहीं है? तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहेगी कि पहले तुम एक इंटरनल ऑडिटर से अपनी ऑडिट करा लो, इंटरनल ऑडिट करा लो, और अगर कुछ फाइंडिंग्स निकलती हैं तो उस पर वर्कआउट कर लो, ताकि बाद में जब ऑडिट हो तो कम से कम प्रॉब्लम हो। क्योंकि अगर इसमें प्रॉब्लम हो गई और पब्लिक का इंटरेस्ट अफेक्टेड है तो बहुत सारे लोगों की लाइफ भी अफेक्ट हो जाएगी। यस या नो? क्या एक कंपनी के अफेक्ट होने से इन्वेस्टर्स की लाइफ भी अफेक्ट हो सकती है? एक दो रियल लाइफ के एग्जांपल बताओ कि उस कंपनी के साथ ऐसा हुआ तो बहुत सारे इन्वेस्टर ने सुसाइड कर लिया था। यस। और बायजूस का भी है, और किंगफिशर। अच्छा किंगफिशर से मुझे याद आया, माल्या जी से, माल्या जी का 6,000 समथिंग डेट था, अभी रिकवरी उनसे 14,000 की हो चुकी है। कितने करोड़ की? लगभग 14,000। डेट कितने का था? कितनी सीजर हो चुका है? 14,000 करोड़। अब वो कह रहे हैं जब मुझसे डबल ले लिया है तुमने, बताना उनकी दलील सही है कि नहीं। माल्या सर कह रहे हैं कि भैया मेरा लोन 6.5 करोड़ का, जो मेरी लाइबिलिटी बनती है 6.5 करोड़ की थी, और आपने 14,000 करोड़, 6,000 करोड़ 6,500 करोड़ का था, 14,000 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज कर रखी है, मुझसे रियलाइज कर लिया, वसूल लिया, फिर भी उसको आने नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं अब तो 14,000 करोड़ ले लिया, अब तो मुझे आने दो। फिर भी देख रहे हो क्या हो रहा है? 14,000 करोड़। तो इसकी वजह से पब्लिक का इंपैक्ट पड़ता है इंटरेस्ट पे। और आपने एक नाम सुना होगा, सत्यम कंप्यूटर्स। कितने लोगों ने ये नाम सुना है? पूरी इंडियन इकोनॉमी पर असर पड़ा था उसका। मतलब पूरे इंडिया हिल गया था जब सत्यम स्कैम आया था। याद आ रहा है? कौन से टाइम, कितना टाइम हो गया? हाँ, उसी टाइम की बात है। और उसमें भी एक पर्सन निकल के आया था, मतलब उसका जो एमडी था, राजू, वो वाला राजू नहीं, राजू उस कंपनी का, उसने खुद बताया कि हम इतने दिन से इन्फ्लेटेड बैलेंस शीट और पीएनएल दिखा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हो विंडो ड्रेसिंग। क्या करते आ रहे हैं? विंडो ड्रेसिंग है नहीं, लेकिन दिखाया जा रहा है। और उसके पता नहीं अंदर से क्या है, उसने बता दिया पब्लिक में आके। उसके बाद कंपनी का क्या हाल हुआ, शेयर्स के प्राइसेस देखो, गिर गए ना अचानक से। और कितने लोगों की जिंदगी तबाह हो गई, बहुत सारे लोग मरे थे उसमें। लेट्स से जिसने अपनी पूरी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट लगा रखी हो। इन्वेस्टमेंट से याद आया, इसी में शेयर्स में इन्वेस्ट किया, शेयर्स की वैल्यू है। शेयर्स की वैल्यू कब है? शेयर्स की वैल्यू किस बेस पे है? ग्रोथ पे, कंपनी ग्रोथ स्टोरी। आज अगर पता चल जाए कंपनी कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा, तो क्या प्राइस तुरंत ड्रॉप कर जाएगा? नहीं, अचानक से। ठीक। एंड व्हाट अबाउट द गोल्ड? गोल्ड, गोल्ड शेयर की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है क्या? इंट्रिंसिक, आंतरिक मूल्य शेयर की। गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू है या नहीं? ये बहुत ज्यादा है। नहीं समझ पाए क्या इंट्रिंसिक वैल्यू?
शेयर क्या है? ग्रोथ स्टोरी है एक प्रकार से देखा जाए, बबल है वो, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, अगर कुछ गलत हुआ तो सीधा डाउन, खत्म कहानी, बिकेगा भी नहीं। एक बच्चा सर कह रहा है कोई एग्जांपल बताओ। यस बैंक का नाम सुना है? कहां से कहां आया था, कितना? 100 प्लस आया, 5 रुपए पे भी आ गया था लास्ट में, लास्ट में 5 पे आ गया था ना। देखो अचानक से थोड़ा सा न्यूज कुछ हुआ, गया काम से। गोल्ड कभी आपने सुना है कि सीधा 70,000 से 5,000 पे आ गया हो? भैया मैंने तो नहीं सुना, मैं तो गोल्ड का बेड बनवा लेता अगर इतना सस्ता आता तो। और इंडिया में आपने देखा हो कि ऐसा, मतलब बहुत सारे घर तो हैं जिनमें खाना भी नहीं मिलता, 18 करोड़ तो ऐसे ही डेली भूखे सोते हैं इंडिया में, बट शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां गोल्ड ना हो। मतलब जनरली, मतलब उनको छोड़ के, वो एक्सेप्शंस को छोड़ के, हर घर में चाहे एक रिंग तो होगी एटलीस्ट। और शादी वादी जिनकी हो गई है उनके घर में तो रहता ही है, देखा ही होगा आपने। बॉयज, ऑल द बॉयज की इंटरेस्ट नहीं लेते गोल्ड वोल्ड में ज्यादा, क्योंकि वो खुद में डायमंड होते हैं तो गोल्ड में। लेकिन आपने देखा होगा फीमेल्स इंडिया की, तो मैं देख रहा हूं अपने घरों में भी देख रहा हूं, हर जगह देख रहा हूं, बहुत गहरा नाता है गोल्ड से, देख रहे हो आप? तो ये अच्छी बात है, कंट्री के लिए गुड साइन है। आपको अगर 10 लाख रुपए दिए जाए तो आप हो सकता कुछ और कर दो। अगर आपकी वाइफ को, एक बच्चा अगर मेरी शादी नहीं हुई, अरे समझो आपकी वाइफ को या आपकी मम्मी को 10 लाख रुपए आप दे देना, मम्मी क्या करेंगे? सच सच बताना आप, सच सच, आप दिल की कसम है, जितने बच्चे बैठे हुए हो, 90% चांस है क्या होगा? सुनोगे कि मम्मी ने ये खरीद लिया, यही होगा कि नहीं होगा? बहुत पहले मैं सोचता था कि ये, जब छोटा था तो, अभी भी छोटा ही हूं, पहले जब छोटा था तो और सोचता था कि यार ये क्या है, गोल्ड ही गोल्ड खरीदा जा रहा है, ये क्या है, कोई खाएगा क्या इसको, क्या है ये पीली चीज, बेकार है। अब समझ में आता है इंटरनेशनल, अभी आपने देखा होगा रीसेंट कंट्री में सबसे ज्यादा गोल्ड के प्राइसेस है हाइक हो रहे हैं, नोटिस किया है? चाइना सारा वापस ले रहा है, और इंटरनेशनल करेंसी राइट नाउ डॉलर है, डॉलर है, राइट? लेकिन रियल करेंसी क्या है? गोल्ड है। क्या है? गोल्ड, क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती जाएगी। और हम तो उस कंट्री से आते हैं जहां पे करेंसी के रूप में गोल्ड चलता था। क्या चलता था? वी आर प्राउड पीपल ऑफ द कंट्री, जहां पे करेंसी के फॉर्म में क्या चलता था? गोल्ड। और एक कभी ज्यादा साल नहीं, कुछ साल पहले तक ही 1 रुपी इज इक्वल टू $1, और उससे कुछ टाइम पहले रूपी स्ट्रांग था, डॉलर। 25% ऑफ द वर्ल्ड इंडिया के कपड़े पहनता था, मेड इन इंडिया। क्या? हमारा कब्जा था पूरे वर्ल्ड पे। कितने परसेंट? 25%। अभी जो आप वो ब्रांड देखते हो ना, लिवाइस एंड ऑल, ये सब अभी फॉरेनर में लेबलिंग करके बेच रहे हैं, हम बेचते थे उनको। कोई नहीं, टाइम चेंज होता है, आएगा फिर आएगा। मैं तो यही चाह रहा हूं कि इंडिया के प्रोफेशनल्स ऐसे निकलें, जो आप लोग तैयारी कर रहे हो ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, पूरी दुनिया में एडवाइस करो बैठ के। यहां से बैठो, लाइव हो जाओ, हेलो, पूरा एकदम यहां से एडवाइस बैठ के करो। ये नहीं टैक्स एंड ऑडिट पे फोकस करो। हाउ मे आई हेल्प यू सर? तो उसके लिए प्रोविजन आप पढ़ रहे हो, तो मतलब अपना पहले तो ग्लोबल ग्लोबल माइंडसेट रखो यार। अगर रियल में पैसा कमाना, ग्लोबल माइंडसेट, वही एक दो चीजों पे मत फोकस करो, ग्लोबल माइंडसेट, याद रखना इस बात को। अब आते हैं वो कौन सी कंपनीज जिन पे मैंडेटरी कर दिया कंपनीज एक्ट ने, कि भैया मैंडेटरी है, तुम्हें तो इंटरनल ऑडिट करवा लेना है, क्योंकि तुम्हारे में पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। और आप देखोगे तो कहोगे हां कि इनको तो करवाना ही चाहिए। सबसे पहले तो लिस्टेड कंपनी को बोल दिया। किसको बोल दिया? देखो सबसे पहले किसको बोल दिया? क्या लिस्टेड कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट है? बताओ कैसे? अरे भैया क्यों नहीं है इंटरेस्ट? सारे पर्सन उसमें शेयर्स ले रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट ही नहीं है। तो पहला बोला कि लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिट करवा लेना है फाइनल ऑडिट से पहले।
इसमें कोई टर्नओवर नहीं देखना है, कोई पेड अप शेयर कैपिटल नहीं देखना है, इसमें सीधा कंपनी लिस्टेड है, दैट्स इट, इंटरनल ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है लीगली। दूसरा, अब आ जाते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड है लेकिन है क्या? पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड है लेकिन है क्या? पब्लिक कंपनी। देखना जरा, कह रहा है पेड अप शेयर कैपिटल आपकी कम से कम कितनी है, अगर है तो 50 करोड़ और मोर। सोचो पेड अप शेयर कैपिटल कितनी कंपनी की, 50 करोड़ या उससे ज्यादा। या तुम्हारा टर्नओवर कितना है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो तुम्हारा टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा था, तो तुम क्या करवा लेना, इंटरनल ऑडिट। तीसरा, या तुमने आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग्स जो तुमने ले रखी हैं, किससे? बैंक से, पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो एक्सीड कर रहा है कितना, 100 करोड़ और मोर, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा है, एक्सीड कर रहा है 100 करोड़ से ज्यादा। तो इसका मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मैंने बोरोइंग्स कितनी कर रखी है, मोर देन 100 करोड़। एक बार बताओ, मोर देन 100 करोड़ मैं अगर बोरोइंग कर रहा हूं एज अ कंपनी, तो ये जो बोरोइंग की मैंने बैंक से किया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किया, पब्लिक फाइनेंशियल, तो उसमें पैसा किसका? बैंक का पैसा है, वो बैंक का पैसा है। बैंक कहां से ला रहा है पैसा? दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस ये है, बैंक। तुमसे लिया, मांग मत लेना, साल का 4% दूंगा। कितना दूंगा? 4%। टका मतलब परसेंटेज। सेविंग बैंक में कितना इंटरेस्ट है? 7। बहुत पॉजिटिव वालों के लिए है, 7 तो है ही नहीं। कितना है? 4। घूमता रहता है 4, और उसमें लॉक इन लगा होगा जो कुछ इधर उधर होगा बढ़ा के। सीधी बात, 4% मिनिमम। वो भी 4% पर मंथ है, एनम है, साल का। पैसा लिया, अकाउंट में रखा। और दूसरा, अगर मैं एफडी करवाना चाहता हूं, तो बैंक कह रहा है आओ प्लीज आओ, कॉफी वॉफी चाय पिला देंगे आपको, मैनेजर आपके चरणों पे गिर जाएगा कि पता है 50 लाख की एफडी करवाएगा। इंटरेस्ट बहुत खुश होकर बैंक देगा 7%। कितना? 7%। पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, 8% ले लो तुम लोग। कितना ले लो? 8% पर मंथ है, साल का है। बहुत बढ़िया। सेविंग पे 4 है ना। इन्फ्लेशन रेट क्या है करंट में? इन्फ्लेशन रेट क्या है? 6% है। महंगाई दर देखते हो ना, कुछ चीज आज से 2 साल पहले जो थी, जो आज उस रेट पे नहीं खरीद पा रहे हो आप। यस या नो? और कई बार आपने ये बोल दिया होगा, अरे भैया क्या बात किया, मैंने इतने में ले गया हूं, तो वो याद दिलाता है, भाई कब ले गए। होता ही नहीं होता है। 4% पे आपसे ले लिया, 7% पे आपसे ले लिया, उसी पैसे को इन्वेस्ट करके उसी पैसे से पैसा कमा रहे हैं। एक बार बताओ, बैंक में जा रहे हो, अब आप पैसा, अभी पैसा देने गए थे ना, अब जरा मांगने जाओ। मांगने मतलब लोन के रूप में, मिनिमम कितने पे देगा? चलो पहले तो पर्सनल लोन ले लेते हैं। पर्सनल लोन का इंटरेस्ट कम से कम कितना है? 9 तो बहुत दिल तोड़ दिया आप, मतलब ऐसे 9% बोल के मेरा दिल खुश कर दिया है। 9% भी देती हैं, यू आर राइट, बट 9% भी वो बैंक देगी, उस पर्सन को देगी जिसको नीड नहीं होगी। मतलब सर, जिसकी बैंकिंग क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, जिसके अकाउंट में ऐसे पड़े रहते हैं 50-50 लाख रुपए, उसको पता ही नहीं होता मेरे अकाउंट में 50 लाख पड़े, तो उनको मिलता है, जिनको चाहिए नहीं होता है। नॉर्मली आप देखोगे तो 12% से 18% तक जाता है पर्सनल लोन। पैसा लिया कितने में बैंक ने, आपने कितने परसेंट से? 4-7 ऐसे लिया, और दे कितने में रहा है? डिफरेंस। ये अमाउंट यहां से कमाया, उसके बाद फिर और री इन्वेस्ट कर रहा है उसी पैसे को बहुत जगह, वहां से आरओआई कमा रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अब यही तो कह रहा है कि अगर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से कोई बोरोइंग्स कर रही है कोई कंपनी, तो पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है यहां भी, क्योंकि जनता का पैसा है, तो इनको भी करवाना पड़ेगा। और या अगर कोई डिपॉजिट ले रही है, किससे? पब्लिक से। पब्लिक कंपनी डिपॉजिट ले रही है, कितना? 25 करोड़ या उससे ज्यादा, 25 करोड़ और मोर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो भी इनको क्या करवाना पड़ेगा? इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या?
तो सबसे पहले इंटरनल ऑडिट कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा? अभी मैंने सिर्फ दो बात की, प्राइवेट की भी बात करूंगा, पहले सिर्फ दो पे बात करो। एक तो लिस्टेड कंपनी पे क्या कोई लिमिट देखेंगे? डायरेक्ट कोई लिमिट से लेना है, बस लिस्टेड है, दैट्स इट, पब्लिक इंटरेस्ट ऑलरेडी इन्वॉल्व है, द वर्ड लिस्टेड इन इटसेल्फ इज सेइंग दैट पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। दूसरा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पहले क्या चेक करेंगे हम? कितनी? 50 करोड़ प्रीवियस फाइनेंशियल। दूसरा ऑप्शन, टर्नओवर चेक, टर्नओवर हमेशा ज्यादा होता है, याद रखना, 200 करोड़ कब? प्रीवियस फाइनेंशियल। थर्ड ऑप्शन, आउटस्टैंडिंग एक्सीडिंग 100 करोड़, उसका आधा कर दो, आधे से वन वन फोर्थ, 25 करोड़ और मोर, क्या पब्लिक से डिपॉजिट ले लिए, तो भी एप्लीकेबल हो जाएगा इंटरनल ऑडिट। अच्छा, ये चारों कंडीशन एक साथ पूरी हो जाए, इनमें से कुछ भी पूरी हो गई तो ऑप्शन है। अब लास्ट वाला जो है, प्राइवेट कंपनी की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? देखो, आपने लिस्टेड भी देख लिया, अनलिस्टेड पब्लिक भी देख लिया, अभी प्राइवेट। प्राइवेट में बस दो कंडीशन, ये वाली उठा के रख दो, कॉपी पेस्ट मार दो, कुछ नया याद नहीं रखना है। टर्नओवर वाली लाइन यहां से उठा के कॉपी पेस्ट कर दो, और एक आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोइंग्स, वो जो ऊपर पढ़ा था आपने, एक्सीडिंग 100 करोड़ वाला, बस ये दो बेस पे। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, उसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना कितना हो रहा है? 200 करोड़ और मोर, 200 करोड़ है उससे ज्यादा का टर्नओवर कर रही है, तो इनको इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन, बोरोइंग्स का कितना, वही कॉपी पेस्ट पुराना, ये दो कंडीशंस, इसकी यही दो कंडीशन उठा कॉपी पेस्ट कर दो, ये इसका हो गया काम। समझ में आ रहा है क्या? क्या? एक बार इसको चार्ट फॉर्म में बना के देखो, उसमें लिखो, हेडिंग ऊपर डालोगे, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 138 या इंटरनल ऑडिट, किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, इसको चार्ट में कन्वर्ट करो। तीन तरह के लोग, तीन एंट्री होती है, लिस्टेड, अनलिस्टेड पब्लिक और प्राइवेट। अब वो स्पेसिफिक अमाउंट लिखना है आपको, पीटीओडी, पीटीओडी।
हो गया। तो अगर इंटरनल ऑडिटर देखें सेक्शन 138, तो इंटरनल ऑडिटर में हमें कुछ चीजें ही ध्यान में रखनी है। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी, कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है ये। अब सेकेंड हेडिंग बनेगी हु कैन बिकम अ इंटरनल ऑडिटर। सबसे पहले कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा। तीन चीजें आती हैं, लिस्टेड, अनलिस्टेड पब्लिक, प्राइवेट। लिस्टेड में कुछ नहीं देखना है, सीधा लिस्टेड। अनलिस्टेड में पीटीओडी चेक कर लेना है। एक बच्चा कह रहा है ये क्या होता है, आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, फुल फॉर्म बताओ। पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, समझ में आ रहा है क्या। इनमें से कौन सा दो पॉइंट उठाओगे तो प्राइवेट का भी बन गया। समझ में आ रहा है क्या। सेकेंड हेडिंग बनेगी हु कैन बिकम एन इंटरनल ऑडिटर। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय द बोर्ड। एक नीचे एक स्टार मार के नोट लिखोगे, डिस्क्लेमर दोगे, क्या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट कौन से वाले, वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट। मतलब प्रैक्टिसिंग भी बन सकता है और वैसे भी बन सकता है, मतलब कोई जॉब में हो तो भी बन सकता है, दोनों लोग बन सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी कभी इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने किसी को अपना इंटरनल ऑडिटर रखा, आउटसाइडर को, किसी सीए फर्म को अपना इंटरनल ऑडिटर बना रखा है। इंटरनल ऑडिटर सीए फर्म को बना रखा है। अब मैं चाहता हूं कि इस सीए फर्म को इंटरनल ऑडिटर हटा दूं, अब मैं अपने कंपनी का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको अपॉइंट कर दूं इंटरनल, तो कर सकता हूं क्या, कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं आप। पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, इंटरनल ऑडिटर कई अटेम्प्ट से पूछा नहीं जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट कभी भी पूछा जा सकता है। इस तरह से हमारा सेक्शन 138 कंप्लीट हो गया। कौन सा सेक्शन कंप्लीट हुआ है, और इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैंने क्या बताया, ये चैप्टर शुरू होगा सेक्शन 128 से और खत्म कहां होगा, आपने खत्म कर दिया, चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया इतनी जल्दी। देखो देखते देखते ही खत्म हो गया। कोई प्रॉब्लम सेक्शन 138 में। पेपर में इसमें क्वेश्चन कैसे आता है पहले ये सुनो, सेक्शन 138 से कैसा क्वेश्चन। एक तो या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 138 एक्सप्लेन। दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, कि जैसे उसमें दे देगा, ऑप्शन दे देगा कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो उसमें ऑप्शंस देगा कि क्या 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 पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तीसरा क्वेश्चन हु कैन बिकम एन इंटरनल ऑडिटर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जैसे कोई केस स्टडी बना दिया, दे दिया कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, और उसमें टर्नओवर वगैरह सब लिख के देगा, कम करके देगा, फिर आपको अप्लाई करना, देखना कि लॉ ने कितना कहा है, क्या उतना है या नहीं, ये चेक करके अप्लाई कर देना। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, यही बनेंगे क्वेश्चन। इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या। देखो एक वर्ड होता है धागे बुनना, एक वर्ड होता है धागे खोलना, दो चीजें होती हैं। जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं वो धागे बुनती नहीं है, धागे खोलती है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या क्या मतलब होता है इसका, धागे खोलने का मतलब क्या, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करना। यस, प्रॉब्लम सॉल्व करना। जैसे तुमने लीपा पोती कर दी अकाउंटिंग में पूरी प्रॉपर, और उसको फिर सब कुछ करके मामला सेटल करवा लिया, भेज दिया, सब कुछ हो गया, अब चैन से सो रहे हो 2 साल तक। तीसरे साल इनकम टैक्स अथॉरिटीज को कुछ डाउट हुआ, अच्छा ये कौन सी कंपनी, अच्छा ये है, उसके राडार पे आप आ गए। वो तुरंत क्या करेगी, नोटिस भेजेगी, एप्लीकेशन देगी आपको, किस लिए, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन
कोर्ट ऑर्डर और ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या? एनसीएलटी, एनसीएलएटी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अभी की डेट में, पहले क्या था कि कंपनी लॉ बोर्ड था, जिसको सीएलबी बोलते थे। तो क्या होता था कि केस जो जाता था वो कंपनी लॉ बोर्ड में जाता था। अगर वहां कोई प्रॉब्लम होती तो हाई कोर्ट में चला जाता था। कहां चला जाता था? तो हाई कोर्ट में ओवर बर्डन हो जाता था, क्योंकि और ऐसे ही पेंडिंग केसेस चल रहे हैं। अब प्रोफेशनल्स को लॉस क्या होता था, मतलब सीए, सीएमए, इन तीनों को क्या लॉस होता था? ये सीएलबी में तो केस लेके अपने क्लाइंट का जा पाते थे, कंपनी लॉ बोर्ड में प्रेजेंटेशन देने जा सकते थे कंपनी के भी। अब ये तीनों प्रोफेशनल्स हाई कोर्ट में अलाउड नहीं था, अनटिल अनलेस कि आप क्या हो, एडवोकेट हो। ये प्रॉब्लम थी। अब ये कंपनीज एक्ट 2013 आया तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट हो गया। अभी वो सीएलबी का नाम हो गया एनसीएलटी। अब हाई कोर्ट ना रह के सीधा हो गया एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर एनसीएलटी की बात से कोई दुखी है तो अपील कहां कर सकता है? एनसीएलएटी। और कांग्रेचुलेशंस, दोनों जगह आप जाके प्रेजेंटेशन दे सकते हो, चाहे वो एनसीएलटी हो चाहे वो एनसीएलएटी हो। पहले क्या लॉस था? एडवोकेट नहीं हो तो बाहर निकल जाना, वहां खड़े भी मत होना। अभी ये बेनिफिट हमारे लिए कि जिसे अगर आपने बहुत पढ़ लिया और आपको केस वगैरह भी लड़ना है, केस जाना है, तो हियरिंग्स में जा सकते हो एनसीएलटी, इसमें जो मैटर्स फंसते हैं। तो इसमें भी बहुत कम लोग जाते हैं। लोग कहते हैं कि बड़ा कंपटीशन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस जगह बहुत पैसा वहां कंपटीशन कम है। तुम काम ही वो करते हो जो सब कर रहे हैं, तो वो काम करो जहां सब लोग दम तोड़ देते हो। ये तो काम ही नहीं करना है, मेहनत ज्यादा लगेगी, तो वहां कंपटीशन देखना कम है। समटाइम्स कंपटीशन ही नहीं होता, तो वो भी एक प्लेस ये भी है। अब मान लो रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं कि रीओपन कैसे होगा। अब अकाउंट्स तो सबमिट हो गया, अगर मान लो कुछ अथॉरिटीज को कोई डाउट हुआ, टैक्स अथॉरिटीज, अलॉट ऑफ अथॉरिटीज, लेट्स से एग्जांपल के लिए टैक्स अथॉरिटीज को और कोई प्रॉब्लम हुई, उनको लगा कि अकाउंट्स यार गलत थे, ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं, तो वो आपकी रीओपन की रिक्वेस्ट डाल सकती है, अकाउंट्स को रीओपन करवा सकती है। अब सबसे पहले एक ब्रीफिंग में देखो आप, ये जो अकाउंट्स है इसकी एप्लीकेशन कोर्ट या ट्रिब्यूनल को हम दे सकते हैं, लेकिन कौन दे सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ डाउट हो रहा तो वो अपील कर सकती है, एप्लीकेशन दे सकती है एनसीएलटी को, या इनकम टैक्स अथॉरिटीज, या सेबी, या कोई स्टैच्यूटरी बॉडी, या कोई और कंसर्न पर्सन। बैंक भी तो हो सकता है, ब्रैकेट में क्रेडिटर भी तो बोल सकते हैं इसको, हो सकता नहीं हो सकता, उसका भी इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा हो। तो कौन कौन से लोग हैं जो एप्लीकेशन दे सकते हैं अकाउंट्स को रीओपन करवाने के लिए, भले वो सबमिट आपने पहले कर दिया था? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है एप्लीकेशन, दूसरा इनकम टैक्स अथॉरिटीज कर सकती है, सेबी कर सकता है, कोई स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी हो, और थर्ड एनी अदर कंसर्न पर्सन। इतने लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को। अब एप्लीकेशन दोगे तो दो बातें होंगी, ये एप्लीकेशन जाएगा किसके पास? कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास। अब एक फ्लो चार्ट पढ़ रहे हो, उसके बाद इसको डिटेल में देखेंगे, पहले समझो। ये एप्लीकेशन इन 5 में से किसी ने दे दिया, किसके पास गया? एनसीएलटी के पास। अब कोर्ट या ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा, उसमें 2 चीजें। सबसे पहले, अगर अर्लियर अकाउंट्स प्रिपेयर थे फ्रॉडुलेंट मैनर में, कैसे बनाए गए थे कि ये चेक हुआ, बाद पता चल रहा है तुमने जो पहले अकाउंट्स बना रखे थे फ्रॉडुलेंट मैनर में, या अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर मिसमैनेज्ड रिलेटेड टू अकाउंट्स। या तो फ्रॉडुलेंट मैनर से आपने बनाया था, या अकाउंट जो बना के दिए थे वो कैसे थे? मिसमैनेज रिलेटेड टू अकाउंट्स। तो नोटिस टू बी सर्व टू द एप्लीकेंट, नोटिस दी जाएगी। रिप्रेजेंटेशन इनटू कंसीडरेशन इफ एनी, अगर कोई रिप्रेजेंटेशन देना चाहे, अपनी बात रखना चाहे तो अलाउड होगा। उसके बाद पास करेगा ऑर्डर, कौन?
एनसीएलटी या कोर्ट, क्या रिवाइज और रिकास्ट द अकाउंट्स, अकाउंट को रिवाइज करने का ऑर्डर पास करेगा या रिकास्ट दोबारा से बनाओ। कैसे? और टाइम लिमिट यहां से आता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव। टाइम लिमिट फॉर रीओपनिंग ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 फाइनेंशियल इमीडिएटली प्रीसीडिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर। टाइम लिमिट क्या है? करेंट फाइनेंशियल ईयर से प्रीसीडिंग 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक के अकाउंट्स में ओपन करवा सकता हूं मैक्सिमम। कितने फाइनेंशियल ईयर्स तक के? 8 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स में रीओपन करवा सकता हूं। बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि ये अकाउंट्स आपको मेंटेन करना है बियॉन्ड 8 इयर्स, तो बियॉन्ड 8 इयर्स भी उसको मेंटेन करेंगे एक्सेप्शनल केसेस में। और जो रिवाइज्ड अकाउंट बाद में बनाया जाएगा, जो रिवाइज्ड अकाउंट वो फाइनल होगा, वही एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा वो बताओ, ये अकाउंट्स के बेस पे क्या गेम घूम सकता है? इनकम टैक्स अथॉरिटीज को क्या दिक्कत हो रही है? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये हो सकता है। तुमने क्या दिखाया? लॉस। ज्यादातर लॉस ही दिखाते हैं। जितनी कंपनीज को देखोगे आधे ज्यादा सब लॉस में ही चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं? लॉस में ही चल रहे हैं। प्रीवियस ईयर का लॉस इतना, फिर इतना, देख रहे होगे सब लॉस में ही जा रहे हैं। कुछ ही प्रॉफिट दिखाना है, फिर अगले साल पता चला वो भी लॉस दिखाने लगे। तो लॉस दिखाने से फायदा क्या? बताऊं, लॉस तो लॉस ही है, बट लॉस से क्या होता है ये तो आप समझ रहे हो ना, क्योंकि आप इस फील्ड में खिलाड़ी हो। बाकी तो गेम तो घूम ही रहा है ना। तो अगर प्रॉफिट कम करके गलत तरीके से मिसमैनेज करके अकाउंट्स या फ्रॉड तरीके से अपने अकाउंट्स बना के सबमिट किया और उसके बेस पे टैक्सेशन कलेक्ट करवाया, टैक्स दिया, वो भी कम दिया, दिया ही नहीं, बाद में जब दोबारा चेक हुआ तो आप गलत थे, मिसमैनेज था या फ्रॉडलेंट था, तो बाद में रिवाइज करा के गवर्नमेंट अपना टैक्स ले लेगी। और आजकल तो टैक्स नाम बोलना ही डर लगता है। सिनेमा हॉल में भी जाने का मन नहीं करता अब तो। कोई पॉपकॉर्न लेके जा रहा होता तो मैं उसको दिल से दुआ देता हूं। यह है देशभक्त सच्चा। होता है कि नहीं होता है? चलो, टैक्स तो लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम में डीटी की एग्जाम्पशन बढ़ने वाली है, डायरेक्ट टैक्स की। ये जो है ना इनकम टैक्स का, उसकी एग्जाम्पशन आप कुछ टाइम में सुनोगे। अच्छा, एक ठीक ठाक आने वाला कुछ टाइम में, कुछ टाइम के बाद। टैक्स तो है ही इंडिया में सबसे ज्यादा, क्या करेंगे? देना पड़ेगा देश की तरक्की के लिए। मैं तो कभी कभी मान लेता हूं मैं तो अपने देश के लिए कमा रहा हूं। किसके लिए कमा रहा हूं? देश के लिए। मतलब एक अच्छी खासी गाड़ी आ सकती है, उतना मैं टैक्स दे देता हूं। मतलब ये समझो अपने देश के लिए कमाना। मैं कभी कभी तो बहुत, मतलब मुझे 1 रुपया इधर उधर नहीं चाहिए, मैं बहुत ईमानदार, मुझे हेडेक नहीं चाहिए ज्यादा फालतू। मतलब ये मानता हूं देश के लिए, क्या देश के लिए कुर्बान हो जाओ, देश के लिए। कोई बात नहीं, ये बातें आप भी फील करोगे एक टाइम बाद। कोई नहीं, देश के लिए सब कुछ हाजिर। अच्छा, एक ऑप्शन ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताना आप। अगर मैं कभी फाइनेंस मिनिस्टर बना इंडिया का, हालांकि बहुत प्रेशर होगा मेरे ऊपर भी, मैं भी वही करूंगा जो सब कर रहे हैं। प्रेशर तो होगा ही, क्योंकि हमें लगता है कि चेहरा जो कह रहा है ये कर रहा है, वो नहीं करता। वो तो सिर्फ एक डमी है। क्या है? पीछे कोई और होता है, पीछे पूरी प्लानिंग होती है। चेहरा होता है जो पोर्टफोलियो, और ले लो पोर्टफोलियो फाइनेंस मिनिस्टर का। हर मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो चाहिए होता है? फाइनेंस मिनिस्टर का। मेरी एक अपनी राय है, मतलब ये मेरी व्यक्तिगत राय है, गवर्नमेंट से इससे कोई लेना देना नहीं। मेरा है कि मैं एक ऐसा सिस्टम चाहता हूं जिसमें लोगों के पास भी ऑप्शन हो, वो अपना पैसा कहीं खर्च कर सके अपने हिसाब से, टैक्स का चॉइस हो। मतलब समझो, जैसे आज की डेट में लेट्स से कि 20 लाख मेरा टैक्स गया, तो मैं अगर 20 लाख वैसे खुद से अपने मानवता के लिए खर्च करना चाहूं तो कितना बढ़िया कर सकता हूं अगर चाहूं तो। अब कई लोग को ये बिलीव नहीं होता, पैसा तो दे रहा हूं, कहां जा रहा है?
मतलब ऐसा सोचते हैं ना, कहाँ जा रहा है, कहाँ गाड़ी लेके जा रहा हूं तब भी वहां देना पड़ रहा है टैक्स, टोल पे भी देना पड़ रहा है, हाँ हर जगह दे रहे हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए एक ऑप्शन कि जैसे टैक्स नहीं लेना है आपसे, डीटी की बात कर रहा हूं, आईडीटी नहीं, आईडीटी तो बोलना ही बेकार है, डीटी, कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, गवर्नमेंट ऑप्शन दे देगी आपके ऊपर जो टैक्स की लाइबिलिटी बन रही है, जिसकी 10,000 5,000 50 लाख 20 लाख, अपने हिसाब से खर्च करो और उस डेटा को आपको बताना पड़ेगा। हाँ ये अलग बात है, कई लोग स्मार्ट हैं इंडिया में, तो वो पेपर पे तो कर देंगे लाइबिलिटी पूरी, लेकिन रियल में पूरा नहीं होगा, ये मैं मानता हूं। बट हाँ उन लोगों के लिए सेटिस्फेक्शन हो जाएगा जो सेटिस्फाइड नहीं होते पैसा देने के बाद। एक ऑप्शन होना चाहिए ये थोड़ा सा, कि अपने हिसाब से पैसे खर्च करो। चलो आओ, अब यही जो चीजें आपने पढ़ी है, अ कंपनी शैल नॉट रीओपन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकास्ट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनलेस द एप्लीकेशन, तब तक कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन नहीं करेगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकास्ट नहीं करेगी, दोबारा से प्रिपेयर नहीं करेगी कुछ पॉइंट्स को, जब तक कि किसकी एप्लीकेशन ना आ जाए। वो 5 लोग कौन कौन से थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट ना आ जाए, इनकम टैक्स अथॉरिटी सेबी की रिक्वेस्ट ना आ जाए, या कोई और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की रिक्वेस्ट ना आ जाए, और कोई और पर्सन कंसर्न, क्रेडिटर्स वगैरह, बैंक्स वगैरह। और ये क्यों एप्लीकेशन दे रहे हैं, अगर ये पता चल गया इन अथॉरिटीज को कि ये जो अकाउंट्स बने हैं कैसे बने हैं, फ्रॉडलेंट बने हैं या मिसमैनेज हुए हैं ड्यूरिंग दैट ईयर, तो ये एप्लीकेशन लेके जाएंगे एनसीएलटी के पास में। ठीक है, अब एनसीएलटी क्या करेगा, ट्रिब्यूनल शैल गिव नोटिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, इन सबको एक नोटिस भेजेगा। अब बोलेगा क्या, कोई प्रॉब्लम हो तो आके बताओ, कोई रिप्रेजेंटेशन दे दो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस कंपनी से तो रिप्रेजेंटेशन दो आप आके। और अगर रिप्रेजेंटेशन दे दिया, रिप्रेजेंटेशन दे दिया तो रीओपन के ऑर्डर, रिकास्ट के ऑर्डर चले जाएंगे। बस उसमें एक मेन पॉइंट है जो याद रखना है आपको, कितने टाइम पुरानी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या खोले जा सकते हैं, रीओपन किए जा सकते हैं। 8 कब से काउंट होंगे, करेंट फाइनेंशियल ईयर से प्रीसीडिंग 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक, राइट। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उस केस में क्या होगा, बियॉन्ड द 8 ईयर्स, वही बात यहां पे कह रहा है। और इसको करने के बाद जो नया अकाउंट्स बनेगा या रिकास्टेड या रिवाइज अकाउंट्स, वो क्या होगा, वही फाइनल होगा, वही एक्सेप्टेड होगा। यस, इतना सिंपल सा प्रोविजन था। क्या था प्रोविजन, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम दोबारा रीओपन करा सकते हैं, जनरली 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 नो, जनरली नो, बट कब हो सकता है, जब कौन एप्लीकेशन दे, 5 लोग में से कोई भी एप्लीकेशन दे दे, सीजी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, एनी अदर कंसर्न पर्सन, ये 5 लोग, इनमें से कोई एप्लीकेशन दे दे एनसीएलटी को, तो एप्लीकेशन देने के बाद एक शो कॉज इशू होगा, कोई रिप्रेजेंटेशन देना दे दो, नहीं तो फिर कंपनी को क्या डायरेक्शन जाएगा। और ये एप्लीकेशन जो दी गई है वो क्यों दी गई है, क्योंकि उनको डाउट था अथॉरिटीज को, क्या ये अकाउंट्स फ्रॉडलेंट बनाया गया या मिसमैनेज तरीके से बनाया गया, तो ये एप्लीकेशन चली गई। अब गवर्नमेंट उसको रीओपन करने का ऑर्डर देगा, लेकिन कौन से अकाउंट्स को, कितने साल पुराने, 8 ईयर्स प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाले, 8 साल पिछले करंट फाइनेंशियल ईयर से। और दूसरा कुछ केस ऐसे हैं जिसमें बियॉन्ड 8 ईयर्स का अलाउड होगा। उसके बाद जो रिवाइज्ड अकाउंट बन के आएंगे, अब रिकास्ट होके या रिवाइज होकर जो नया फाइनल अकाउंट होगा, ये क्या माना जाएगा, ये फाइनलाइज होगा और इसी पे लायबिलिटीज कैलकुलेट होंगी। समझ में आ रहा है क्या, एकदम सिंपल सा प्रोविजन, कुछ भी नहीं था इसमें। ये तो था आपका कंपलसरी रिवीजन, कौन सा था, 2 सेक्शन 130 में था कंपलसरी रिवीजन। इसके बाद एक सेक्शन आता है वॉलेंट्री रिवीजन। मान लो कई बार होता ना, आपसे गलतियां होती हैं, आप एक्सेप्ट करते हो, होती है, या ईगो में चले जाते हो आप, गलतियां होती है एक्सेप्ट करते हो क्या, या ईगो में चले जाते, नहीं आई एम ऑलवेज राइट अप्रोच,
नहीं, गर्ल्स आर ऑलवेज राइट अप्रोच, बट आप क्या हमेशा सही होते हो क्या? नहीं, तो एक्सेप्ट करो ना अपनी गलतियां। आई एम ऑलवेज रॉन्ग अप्रोच, ऐसे बोला करो। तो ऐसे कई बार कंपनीज को ये डाउट होता है या अपनी गलती रियलाइज होती है, कुछ गलत भेज दिया गवर्नमेंट को, तो वॉलेंट्री रिवीजन की रिक्वेस्ट डाल देती है गवर्नमेंट को। क्या करती है? वॉलेंट्री रिवीजन की रिक्वेस्ट डाल देती है। उसके लिए एक सेक्शन क्या है? 131। ये भी कभी कभी पेपर में आता है। जैसे पिछले कुछ अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने पूरा ही फोकस इन दोनों सेक्शन पे कर दिया था, सेक्शन 130 और सेक्शन 131। अब ध्यान सुनना, ये बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है। अगर मान लो कंपनी के डायरेक्टर्स को, if it appears to the director of company that the financial statement are not comply with the section 129, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो सेक्शन 129 के हिसाब से नहीं बने जैसे बनने चाहिए थे। ये किसको लग रहा है? किसको फील हो रहा है? डायरेक्टर को। या रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 134, तो 134 मतलब बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन है, कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह लग रहा है कि यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना है 129 के हिसाब से नहीं बना सेक्शन, या ये जो बोर्ड रिपोर्ट जो दी गई है वो सेक्शन 134 के हिसाब से कंप्लायंस नहीं हुआ है, दे में प्रिपेयर अ रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। कितने के लिए बना सकते हैं सर? 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सिर्फ कितने साल तक की? 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। वहां कितना पड़ा था? 8। 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आफ्टर अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी इन फॉर्म नंबर एनसीएलटी 1। कितने दिन के अंदर? विद इन 14 days ऑफ डिसीजन टेकन बाय द बोर्ड। कितने दिन के अंदर? एनसीएलटी 1 फॉर्म में किससे लेना पड़ेगा अप्रूवल? ट्रिब्यूनल से। विद इन 14 days फ्रॉम द डिसीजन टेकन बाय द बोर्ड। बोर्ड जिस दिन डिसीजन उसके 14 days के अंदर। अब ये जो सर्टिफाइड कॉपी है ऑर्डर की ट्रिब्यूनल, ये किसके पास आप भेज दोगे? रजिस्ट्रार। क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, कितने दिन के अंदर भेजना है? 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। सिंपल है, बहुत छोटा सेक्शन है। जब भी डायरेक्टर को कंपनी के लगेगा कि भैया आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया सेक्शन 129 के हिसाब से नहीं बनाया, या बोर्ड रिपोर्ट जो दी है वो कंप्लायंस नहीं किया आपने, तो वो क्या कर सकता है? एप्लीकेशन दे देगा। कितने साल की? 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की रिगार्डिंग जो अकाउंट्स आपने बनाए उसकी रिगार्डिंग रिवीजन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है एनसीएलटी को। कौन से फॉर्म में? विद इन कितने दिन के अंदर? 14 days फ्रॉम द डिसीजन से। और उसके बाद जो कोर्ट का ऑर्डर आएगा या एनसीएलटी का जो ऑर्डर आएगा वो आरओसी को सबमिट करेगा। वो कितने दिन के अंदर? 30 days जिस दिन से वो मिले। ठीक, चलो अब आगे करते हैं। अभी तो टैक्स ले लो, फिर इसके बाद मैं आऊंगा अभी 1.5 घंटे बाद, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे।